अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम काफ़ी वीडियो से 3-4 वीडियो से हम आर्मी की टेस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आज की वीडियो में भी हम टेस्ट प्रिपरेशन ही करेंगे। बहुत से अहम तरीन सवालात को देखेंगे और उनको समझेंगे भी और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछली तमाम वीडियोज़ अच्छे से समझ आई होंगी। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, आप लोग हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जब मैं फ़ारिग होऊंगा तो मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। एंड उसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको ऐड भी कर देंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, कुरान मजीद की पहली वही किस सूरत में नाजिल हुई? अच्छा जी, पहली जब वही थी यानी कि पहली बार जब कुरान पाक की आयत नाजिल की गई थी तो वो कौन सी सूरत की आयत थी या कौन सी वही थी जो पहली बार नाजिल हुई थी, ये बताना। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है सूरह फतह थी क्या वो, बी पर है क्या वो सूरह अलग थी, क्या वो सूरह बकरा थी, या क्या वो सूरह नास थी। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है सूरह अलग। सूरह अलग पहली सूरत थी, यानी कि उसकी जो आयत थी वो पहली आयत थी जो सबसे पहले नाजिल हुई। सूरह अलग इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली सूरत जो है ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस नंबर के खलीफा थे? अच्छा, ये 3 लिख दिया मैंने क्वेश्चन जल्दी से, गलती से, तो ये जो है 2 ही होगा, ठीक है। तो ए पर है पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि कौन से नंबर के खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है दूसरा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे नंबर के खलीफा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, रोज़े किस इस्लामी महीने में फ़र्ज़ किए गए थे? अच्छा जी, जो रोज़े हैं वो कौन से महीने में रखे जाते हैं, किस महीने में इनको हम रखते हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मुहर्रम, बी पर है रमज़ान, सी पर है रजब एंड डी पर है ज़िलहज्जा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है रमज़ान। रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? ठीक है, आप वसल्लम की जो विलादत थी कौन से शहर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पर है मदीना, बी पर है मक्का, सी पर है ताइफ एंड डी पर है बैतुल मुक़द्दस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मक्का। मक्का में आप वसल्लम की विलादत हुई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 45 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा जी, 45 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 5 को अगर आप 5 को इतना पढ़ लें कि 45 आ जाए, यानी कि 5 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि 45 आ जाए, तो चेक करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45। यानी कि 5 को 9 टाइम्स जब हम पढ़ते हैं तो 45 आता है ना। तो 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 9। इसको दूसरे तरीके से आप लोग पेंसिल से डिवाइड भी कर सकते हैं। रफ पे आप लोगों को डिवाइड करना आता ही होगा, बच्चों वाला सवाल है तो ये आप लोग उम्मीदें कर लेंगे, मैंने समझा भी दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 9 जो है वो करेक्ट होगा आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू डैश। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग इसकी लाजमी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें मैं समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड की तो आप लोग खुद करेंगे, और इसका जो आंसर है वो मैं अभी बता देता हूँ। जब आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन बी जो है 156 वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 2/5 यानी कि 2/5 को अशारिया में लिखें। 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से, यानी कि 5 टाइम्स 5 के टेबल में 2 कब आता है? 5 के टेबल में तो 2 कभी भी नहीं आता, ठीक है। और ये जो है डिवाइड करेंगे तो इसको आंसर पॉइंट्स में आना है ना, तो पॉइंट्स में इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का इसका तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ। अच्छा जी, जो 2/5 है तो इसको हम बेसिकली डिवाइड में लिख लेंगे। जो नीचे वाली यानी कि 2/5, 2/5 में 5 नीचे है, 2 ऊपर है, ठीक है। तो 5 जो है, जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा डिवीज़न में बाहर आती है, और जो छोटी चीज़ होती है, मतलब जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो अंदर होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट वाला है इसके अंदर, तो 2 आ रहा है ये,
अब 5 के टेबल में 2 तो कभी भी नहीं आता, 5 का टेबल तो शुरू ही 5 से होता है, तो 2 कैसे आएगा उसमें। अब ये 2 लिखा हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर 2 के साथ जो है पॉइंट लगा लेंगे। अब जब भी पॉइंट लगेगा ना, हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर अंदर छोटी वैल्यू इसलिए पॉइंट लगाए, तो पॉइंट लगाएंगे, जब अंदर लगाएंगे तो ऊपर भी लगाएंगे अपने आंसर में, तो हमने ऊपर भी पॉइंट लगा लिया और पॉइंट के साथ हमने 0 भी ऐड कर लिया नीचे में, ठीक है। तो अब ये जो 2.0 हो गया, इसको बेसिकली हम कंसिडर क्या करेंगे, 20 कंसिडर करेंगे। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 से, तो 5 4 ज़ा 20, तो जो हमारा आंसर हुआ वो 0.4 हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं, अगर 1 दर्जन आम की कीमत 600 रुपये हो तो एक आम की कीमत क्या होगी। अच्छा, 1 दर्जन आम यानी कि 12 आम कितने के हैं, 600 के हैं, तो एक आम की कीमत क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने साइड में सॉल्व किया, लेफ़्ट साइड के डाउन पर 1 डज़न कितने के हुए, 600 के, यानी कि 1 दर्जन 600 के, और 1 दर्जन में कितने आम होते हैं, 12 आम होते हैं, तो 12 आम कितने के हुए, 600 के हुए। 12 को जब हम इज़ इक्वल्स टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो वो 600 से डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, तो 600 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि एक आम कितने का हुआ, 600 को 12 से डिवाइड करने के बाद 50 रुपीज़ का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। एक दायरे के ज़ावियों का मजमुआ कितने दर्जे का होता है। अच्छा, ज़ाविया बोलते हैं डिग्री को, यानी कि कितने डिग्री होते हैं किस चीज़ के अंदर, दायरे के अंदर। दायरा बोलते हैं सर्कल को, तो एक सर्कल के अंदर जितने भी डिग्रीज होते हैं वो कितने, टोटल कितने डिग्री होते हैं सर्कल के अंदर, ये बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या 90 डिग्री का सर्कल होता है पूरा, 180 डिग्री का होता है, 270 डिग्री का होता है, या 360 डिग्री का। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, जो कि है 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक पूरा क्या होता है, सर्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसको बोलते हैं, खूबसूरत को, किसी की भी खूबसूरत चीज़ को ब्यूटीफुल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनियम बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है अगली, बी पर है प्रिटी, सी पर है बैड एंड डी पर है वीक। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है प्रिटी। प्रिटी ब्यूटीफुल का सिनोनियम है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चूज़ द एंटोनियम ऑफ ओल्ड। अच्छा, ओल्ड किसी पुरानी चीज़ को बोलते हैं, तो ओल्ड का एंटोनियम बताना है, यानी कि उलट बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है न्यू, बी पर है स्मॉल, सी पर है बिग एंड डी पर है टॉल। तो यहाँ यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, करेक्ट एंटोनियम जो होगा ओल्ड का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है न्यू। ओल्ड पुराना, और इसका उलट क्या होगा, नया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा जी, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। वर्ब हमारे पास ऑलरेडी दिया है, दे सब्जेक्ट हो गया, और जो है ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल हो गया, वर्ब हमारा क्या होगा, प्लेइंग। लेकिन हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, इज़, आर, वॉज, बी। अब ये जो प्लेइंग है आईएनजी इसमें लगा हुआ है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस में लगती है, और ये जो आईएनजी है ये फोर्थ फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगती है, यानी कि आईएनजी जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लाजमी लगता है। तो इस वजह से आईएनजी को देखकर हमारे पास जो करेक्ट जो बन रहा है वो आर बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ऑप्शन नंबर बी पर है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज़ दी करेक्ट पैसिव वॉइस। अच्छा जी, ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। शी रीड्स अ बुक। अब पैसिव वॉइस में होता है क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और लास्ट में जो जो सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है उससे पहले बाय भी लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, शी रीड्स अ बुक, यानी कि शी हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स हमारा वर्ब है, और अ बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अ बुक पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, आ बुक बन जाएगा। तो आ बुक वाले यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, ए, सी एंड डी। तो आप बोलेंगे इसमें से कौन सा लगेगा, तो जो शी है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ चल जाएगा, और शी जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये हर हो जाता है, क्योंकि शी को हम, शी लड़की होती है, ये हर से कंपेयर होती है। शी जब भी लगता है ना, शी वर्ड यूज़ होता है, तो वो शुरू में होता है हमेशा, आखिर में कभी भी अगर शी लगा हुआ है तो सेंटेंस ख़राब है। तो यहाँ पे शुरू में तो नहीं लगा हुआ, शुरू में तो हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि शुरू में तो आप बुक आएगा, तो आखिर में आएगा तो फिर वो हर हो जाएगा। तो और हर वाले 2 ऑप्शन है, ए और सी, यानी कि 2 अब हमारे पास खुल चुके हैं, ए या सी में से करेक्ट होना चाहिए। तो अब रीड्स जो है, रीड्स हमारी फॉर्म लगी हुई, आई थिंक सेकंड फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म बनाना है वर्ब की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वाली होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है,
अ बुक इज़ रीड बाय हर। और मैंने बताया था हर से पहले आखिर में जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले बाय भी लगेगा, तो इसलिए बाय भी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर नेक्स्ट कभी वीडियो में यही इसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन अभी आप लोग को यही वीडियो समझ लेनी चाहिए ताकि आगे भी आपको समझ आता रहे। ठीक है, आगे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ अ मैन। अच्छा जी, मैन एक वर्ड है जो कि सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल बताना यानी कि एक इंसान जो होगा, एक मर्द जो होगा उसको हम मैन बोलेंगे। अगर बहुत सारे मैन आ जाएँ तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो कुछ बच्चे लगा देते हैं मैन्स, ऑप्शन ए वाला MENS, उनको पता होता है बचपन से कि भाई एस लगेगा या ES लगेगा प्लूरल में। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर MAN वाला मैन जो है, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो बनता है मैन, यानी कि MEN मैन। ई यहाँ पर अगर लग गया तो मतलब वो बहुत सारे मर्दों की बात हो रही है, अगर ए लग गया तो एक मर्द की बात हो रही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, अब कुछ PST के क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है फैसल मस्जिद, बी पर है बादशाही मस्जिद, सी पर है शाह फैसल मस्जिद कराची, एंड डी पर है मस्जिद वज़ीर ख़ान। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो कि है फैसल मस्जिद। ये कहाँ पर है? ये बेसिकली इस्लामाबाद में पाई जाती है। ठीक है, तो फैसल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है पाकिस्तान की, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? कौमी जानवर यानी कि नेशनल एनिमल कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है शेर, बी पर है मारखोर, सी पर है घोड़ा और डी पर है ऊंट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, जो कि क्या है? मारखोर। मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानवर यानी कि क्या है? नेशनल एनिमल है। कौन? मारखोर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, करारदादे पाकिस्तान कब मंजूर हुई? जो करारदादे पाकिस्तान थी, इसको इंग्लिश में बेसिकली बोलते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। करारदादे लाहौर भी इसको बोला जाता है, करारदादे पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो अगर करारदादे पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन होगा इंग्लिश में, अगर करारदादे लाहौर है तो ये लाहौर रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको दोनों नाम होते हैं, दोनों मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये कब हुई थी, कब मंजूर हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1930, 1940, 1945 एंड 1947। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 1940। अभी लाहौर रेजोल्यूशन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लाहौर में मुनक्किद हुई थी, मंजूर हुई थी, तो इस वजह से 1940 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? यानी कि पुराना अखबार बताना है हमें। यहाँ पर पुराना अखबार, बहुत सारे अखबार हैं वैसे तो, नवाए वक्त, डॉन, मशरिक, जंग, ये सारे जो है पाकिस्तान के अखबार माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि सबसे पुराना जो सबसे इनमें जो पहले आया था वो कौन सा? ऑप्शंस ए पर है जंग, बी पर है नवाए वक्त, सी पर है डॉन एंड डी पर है मशरिक। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि है जंग। जंग अखबार पाकिस्तान की सबसे पुरानी अखबार है। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? पाकिस्तान में बहुत सारे दरख्त पाए जाते हैं, तो इनमें से बताना है कौमी दरख्त यानी कि नेशनल ट्री कौन सा है? तो पहले ऑप्शन पर दिया गया है केकर, बी पर है देवदार, सी पर है चीड़ और डी पर है देवदार। अच्छा जी, देवदार जो है ये दो ऑप्शन में आ गया है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर चौथे या दूसरे पर कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, मगर ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। ठीक है, तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, जो कि है देवदार, यानी कि ऑप्शन बी और डी यहाँ पर हम दोनों करेक्ट कर सकते हैं। ये गलती से मैंने सेम ऑप्शन लगा दिए, तो यहाँ पर देवदार जो है पाकिस्तान का कौमी दरख्त यानी कि नेशनल ट्री है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अल्लाह हाफ़िज़।